अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सोशल टॉक में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह। व्यूवर्स, आईनी तरामीम की मंजूरी का मामला और इजलास का वक्त डिले होता चला जा रहा है और आईनी तरामीम के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्टेटमेंट सामने आई है, उस स्टेटमेंट में एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया, ब्रूट मेजॉरिटी। और ब्रूट मेजॉरिटी वर्ड पर अगर गौर किया जाए, उनकी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, सुना जाए, तो वाज़ह धमकी है या इश्तियाल अंगेजी। तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने भी इस पर आवाज उठाई है और इस पर खूब तनकीद की है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के साबिक सदर हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं और आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे आईनी तरामीम की मंजूरी के हवाले से। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में लेने का। असल बात यह है कि ये वो तरामीम है जो ये अगर मंजूर हो जाती है तो उसके बाद पाकिस्तान में 1973 का आइन जो है वो नाफिज और अमल नहीं रहता, सरीहन उसकी रूह भी बदल जाती है। और इस तरह का आइन जो है या इस तरह की आइन स्कीम जो है दुनिया में शायद किसी भी जमहूरी मुल्क में ना हो। उसकी वजह यह है कि इसमें ऐसी चीजें मौजूद हैं, खास तौर पर आप ये समझे कि यानी आप फंडामेंटल राइट से महरूम हो रहे हैं। आप वो चीजें, मतलब इस वक्त तफसील तो मेरे ख्याल हर शख्स बयान कर चुका है। और ये जिस तरह का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रूट मेजॉरिटी, इन्हें वैसे शर्म आनी चाहिए। शर्म तो नहीं आती, क्योंकि इनके नाना जो थे उन्होंने ये आइन बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी और बहुत लोगों को इकट्ठा किया था और उस वक्त कंसेंसस डेवलप किया था। इवन मौलाना फजल रहमान के वालिद साहब मौलाना मुफ्ती महमूद और ऐसे ऐसे लोग जो उनके बिल्कुल मुखालिफ थे, उनको भी वो ले आए थे, नैब को भी। और यानी वो लोग जो बिल्कुल उन्हें बर्दाश्त ही करते थे, वो सारे उनके साथ आ गए थे और उन्होंने कंसेंसस डेवलप करके पाकिस्तान को एक बेहतरीन आइन दिया 1973 का। उसके बाद आज उनका नवासा जो है वो यानी मुख्तलिफ ताकतों के साथ मिलकर वो ये समझता है कि शायद इक्तदार में पहुंचने का, हालांकि तो वो तो इक्तदार में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसके अपने प्राइम मिनिस्टर बनने का जो चांस है वो इस टास्क को मुकम्मल करने से बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। लेकिन वो बिल्कुल ये भूल रहा है कि ये दिन इस तरह नहीं रहते। अगर पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स नहीं रहते, शहरी आजादियां नहीं रहती, किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर और उसके बाद फिर उसकी कोई दाद फरियाद नहीं है। और कोर्ट्स का सिस्टम आप इस हद तक बदल देते हैं कि उसमें जिस शख्स को भी आप जहां से चाहे पकड़ के उठा के जज बना सकते हैं और जो आपका फैसला आपको मंजूर ना हो कि कार्रवाई वो आपकी मर्जी के मुताबिक कर रहा, उससे केस आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं और उस जज को कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वो बात है जो मैं समझता हूं कि किसी भी जी शऊर शख्स को, और खास तौर पर जिसका जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसे तो काबिल कबूल नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले भी इस तरह की धमकी दी थी और बड़े कि अपनी सियासी ताकत के बलबूते पर हम मंजूर करवाएंगे। अब उन्होंने रूट मेजॉरिटी कह दिया। बात वही है, बात असल में यह है कि किसी और की ताकत पे वो सीना ठोंक रहे हैं और वो यानी इस तरह लोगों को बता रहे हैं कि जनाब हमारे पास रूल मेजॉरिटी है। उसकी वजह यह है कि आपके सामने वो सूरत हाल नजर आ रही है आपको कि 8 जो अरकान हैं उनको जबरदस्ती पकड़ के साथ लिए फिरते हैं और उनके अपने किसी के बच्चे इनके पास है, किसी की कोई आपने सूरत हाल रखी है। ऐसी सूरत हाल में आप ये समझे कि इस तरह की तरमीम जो है जिसे इस अंदाज में बनवाया जाए, इस तरह करवाया जाए, वो तरमीम पाकिस्तान के अवाम के हक में कैसे हो सकती है? सर, इस बारे में भी कुछ बताइए कि सेनेट के इजलास का कोई वक्त मुकर्रर नहीं हो रहा। सुबह 11 का वक्त, फिर दोपहर का वक्त, फिर रात शाम 7 बजे का और अब फिर ऐलान कर दिया गया है रात 8 बजे का। तो ये इतना डिले क्यों किया जा रहा है? क्या ऐलान इतवार के रोज किया जाएगा? नहीं, मैं आपको अर्ज करता हूं कि वो तो आप कोशिश ये कर रहे हैं ना। पहले उन्होंने डेडलाइन उनकी 18 थी कि जी 18 को हर सूरत में ये तरमीम मंजूर होनी चाहिए। और वो फिर उसके बाद अब
जो सूरत हाल बदल रही, 19 भी आ गई और 19 के बाद आगे कभी 7 बजे कभी कोई टाइम देते हैं, 3 बजे से लेकर आगे चल रहे हैं। बुनियादी वजह ये है कि उनके पास वो मेजॉरिटी जिसे वो रूट मेजॉरिटी कह रहे हैं वो सीधी सीधी तो नहीं है। उसमें वो कोशिश यही कर रहे हैं कि जो मुक्तदर ताकतें हैं वो कहती हैं, वो अरेंज कर रही हैं कि किस तरह लोगों को पकड़ के यानी लाया जा सकता है, जहां जहां से भी वो अवेलेबल हो सकते हैं और जिस जिस शर्त पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, ये इसे रूट मेजॉरिटी कहते हैं। और ये वो जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ आप लोगों को इकट्ठा करते हैं किसी गैर आईनी और गैर कानूनी मकसद के लिए, उसे रूट मेजॉरिटी कहते हैं। तो ये सारे की सारी कोशिश ये है उस रूट मेजॉरिटी को हासिल करने के लिए की जा रही है। और उसमें यानी सीधे सीधे लोग जो अपना नुक्ता नजर बयान कर चुके हैं, जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, पीटीआई है, या इस तरह की कुव्वतें जो है, वो तो बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कंसेंसस की बात तो बिल्कुल वैसे ही लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हैं कि जी हम कंसेंसस, ये मसला कंसेंसस नहीं है। अगर ये कंसेंसस डेवलप करना होता तो इतनी जल्दी ना होती। ये मसला तो ये है कि ये कोशिश इनकी हो रही है कि आप 3-4 दिन रहते हैं, 22 तारीख जो है वो आप समझे कि लास्ट वर्किंग डे ही होगा उनका, क्योंकि यानी इसके बाद तो फिर उन्होंने जाना है काजी साहब ने। तो ये कोशिश इनकी ये है कि उनके होते होते हम ये अमेंडमेंट करके उनको भी एक्सटेंशन दे दे और बाकी जो हमारे मंसूबे हैं वो उनको हम पाया तकमील तक पहुंचा दें, ताकि आने वाला मकसद इनका ये है मुक्तदरा से लेकर इनका के एक दफा हम आए हैं और उसके बाद हम रास्ता अपने लिए ऐसा हमवार कर दें कि कभी ना जाए। आप अंदाजा करें कि आइन जो है, कहते हैं अक्सर जो लोग इनके हाशिया बरदार है या मफाद परस्त टोला है, वो ये कहते हैं कि देखें जी सुप्रीमेसी तो उसकी पार्लियामेंट की है। भाई पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो इस हद तक तो नहीं है कि वो जिस आइन के तहत उन्होंने हलफ उठाया है उसी के खिलाफ वो आइन साजी कर दे, कानून साजी कर दे और उसी के खिलाफ उस इतनी ज्यादा तरह बीम कर दे कि उसका हुलिया बिगाड़ दे। ये तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है या बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी के खिलाफ है। तो इस तरह ऐसे मकसद को हासिल करने के लिए यकीनन रूट मेजॉरिटी ही दरकार होती है। ठीक है, आप बताएंगे सर क्या कहेंगे? आज खान साहब की भी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीटीआई की क़यादत के साथ, पीटीआई क़यादत के साथ, जिसमें सलमान अकरम राजा भी थे, लेकिन कोई बयान नहीं दिया उन्होंने मुलाकात के बाद बाहर आकर, और सीधा उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान की जानिब का रुख किया। तो क्या चीजें सामने आ रही हैं? देखिए बात तो ऐसी है कि ये सूरत हाल काफी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें यानी वाज़े तौर पर जो भी कहा जाता है उसके बाद हुकूमत उसका बंदोबस्त कर लेती। तो मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने सीक्रेसी रखी है। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बराह रास्त बात करने का मतलब ये है कि मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड है पीटीआई के साथ इस इशू पे। तो वो बिल्कुल आपस में काफी हद तक अब तक जो नजर आ रहा है वो इस बात के साथ चल रहा है। तो उन्होंने बजाय कहीं प्रेस को कोई टास्क करने के या कोई ऐसा नुक्ता नजर बयान करने के, वो मौलाना को का एतमाद भी खोना चाहते, जो मुझे बजाय नजर आता है। ज़ाहिर है मेरा तो पीटीआई या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं है, एक अंदाजा ही हो सकता है कि वो मौलाना के पास डायरेक्ट जाने का मकसद ये है कि मौलाना के साथ उनका जो अभी इस आईनी तरमीम के मौजू पर जो रिश्ता उस्तवार हुआ है उसको वो कायम रखना चाहते हैं। इसीलिए बराह रास्त उनके पास जाके बात करना चाहते हैं। जो पीटीआई के चेयरमैन ने, पार्टी चेयरमैन ने उन्हें पैगाम दिया, ये जो बात की है वो प्रेस में जाने से पहले उनसे सारी बात को करना चाहते हैं। अच्छा, अभी बैरिस्टर गौहर का भी इंकशाफ हुआ है कि इमरान खान को कुछ पता नहीं था कि पिछले 2 हफ्ते से क्या चल रहा है। 5 दिन इमरान खान के सेल की बिजली बंद रही है, 2 हफ्ते से एक्सरसाइज नहीं कर सके, 2 हफ्ते अखबारात भी बंद रहे हैं। तो लिहाजा चेयरमैन पीटीआई मौजूदा सूरत हाल से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। क्या कहते हैं, इस स्टेटमेंट पर आप क्या बयान देंगे? ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि इससे पहले ये बात एक जर्नलिस्ट ने, समी इब्राहिम ने भी बयान की थी। उन्होंने पूरी तफसील के साथ जो चेयरमैन इमरान खान के साथ हो रहा था उसे उन्होंने बिल्कुल लफ्ज़न बयान कर दिया था कि उनसे अखबार भी नहीं उन्हें दिया जा रहा और उन्हें बिल्कुल उनका कमरा जो है उसकी बिजली भी बंद की है और उन्हें किसी से गुफ्तगू की भी इजाजत नहीं है और खाना भी उन्हें जो है वो कैंटीन से कोई चीज मंगवा नहीं सकते
اور ساری چیزیں جو تھی وہ اس طرح ایک کمپلیٹ آئسولیشن میں، چونکہ مقصد ان کا یہ تھا کہ جو بھی یعنی یہ ترمیم جو ہے یہ کرنے کے لیے چیئرمین کو ادروائز بھی اذیت دینا چاہتے ہیں آخری حد تک توڑنے کے لیے جو بھی اتحاد، کیونکہ پاکستان میں اب جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا میں شاید کسی دور میں قرون اولیٰ میں ہوتا ہو، یا یعنی اب تو اس دور میں تو ایسا سیدھا نظر کہیں نہیں آتا، جسے خاص طور پر جہاں جمہوری مملکت ہو کہ بھئی وہ آپ کسی پارٹی کے چیئرمین کو اور سابق وزیر اعظم کو اس حد تک اذیت دیں اور عام ورکر کو اور عام لوگوں کو یعنی ان کے ساتھ اس طرح کی درندگی کا سلوک کریں، تو اب تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو بلکہ اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے اور اسے آئینی کور دینے کے لیے وہ یہ آئینی ترمیم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ کل کو اگر وہ چاہیں تو ملٹری ٹرائل کریں چیئرمین کا، عمران خان کا، اور انہیں سزائے موت دیں اور پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اسی دلدل میں پھنسا دیں جس دلدل میں اس وقت ضیاء الحق نے پھنسایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کر کے، چونکہ اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، عام آدمی کا ہوتا ہے، ان کو تو فرق نہیں پڑتا، یہ لوگ تو اپنے طور پر جو ان کی مفادات ہے اس کی آبیاری تو مکمل ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے یہ صورتحال مجھے تو اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ بے انتہا ظلم ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اور انہیں بالکل آئسولیشن میں رکھ کے بے خبر رکھا جا رہا ہے تاکہ نہ وہ کسی سے کوئی بات کر سکے اور نہ کوئی پیغام دے سکے، اور اگر کسی کے اوپر دباؤ ڈال کے کوئی پیغام وغیرہ اس طرح کا دیا بھی جائے تو وہ اس کی تائید یا تردید کے لیے وہ موجود نہ ہو، انہیں کوئی خبر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ یہی کہتے ہیں کہ تمام ترامیم ایک ہی پارٹی کو مزید پریس اور پریشرائز کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں فی الحال، اور بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا۔ جی ناظرین، عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بخوبی آئینی ترامیم کے معاملے پر روشنی ڈالی اور ہمیں موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ بیرسٹر گوہر کے بیان میں کتنی صداقت ہے، کیا واقعی چیئرمین پی ٹی آئی کی موجودہ صورتحال یہی ہے، کیا انہیں موجودہ حالات سے ناواقف رکھنے کے لیے ان کے پاس انہیں نہ تو اخبار میسر ہے نہ ہی ٹی وی نیوز چینلز دیکھ پا رہے ہیں تاکہ وہ موجودہ صورتحال سے آگاہ نہ رہیں۔ اسی کے ساتھ بریک کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک آفٹر دی بریک۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم آئینی ترامیم کے معاملے پر بات کر رہے تھے اور ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کی سٹیٹمنٹ پر۔ روٹ میجورٹی کے حوالے سے لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں، اس پر بھی ہم نے بات کی کہ واضح دھمکی یا اشتعال انگیزی۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جاوید فاروقی صاحب موجود ہیں جو کہ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ سر، آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اجلاس کا وقت ڈیلے کیے جا رہے ہیں، کیا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو ہو رہی ہے، کنسلٹیشن ہو رہی ہے، مشاورت ہو رہی ہے، اس کو اگر ہم اس پیرائے میں دیکھیں، اس کو تنقید کا نشانہ بنانا تو بہت آسان ہے اور سیاستدانوں کے اوپر ویسے بھی تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کی بیوٹی ہے، یہی ایک بیوٹی ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اس وقت دیکھیں، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر جس طرح سے مشاورت ہوتی ہے اور اجتماعی دانش جسے کہتے ہیں، جو اس کا بنیادی ایک کنسپٹ ہے جمہوریت کا، وہ اس وقت ایکسرسائز ہو رہا ہے، اور اس میں دیکھیں نا، یہ کتنی اچھی بات ہے کہ حکومت نے پہلے دن ہی 12 تاریخ کو جو ایک وہ مسودہ لے کر آئے تھے، جو ڈرافٹ لے کر آئے تھے، اس سے یک طرفہ طور پر وہ تھرو نہیں کر سکے، اور اس میں حکومت کی یہ خواہش تھی اور اس کے بعد بلکہ حکومت اس پر مجبور ہو گئی کہ اس کو نہ صرف سیاسی بلکہ اخلاقی سپورٹ بھی اس طرح سے ملے گی جب زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ پارٹیز اسے سپورٹ کریں، اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے اندر ایسی سوچ پائی جاتی ہے، اور اس وقت بلا شبہ آپ کے ملک کے اندر جو اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے صدر مملکت ہوں، وزیر اعظم ہوں، اور اپوزیشن کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے سیزن لوگ ہیں، بڑے منجھے ہوئے لوگ ہیں، اور اگر 18ویں ترمیم کے بعد 19ویں ترمیم ہوئی اور اس کو یہ چاہ رہے ہیں کہ 19ویں ترمیم کو ریورس کیا جائے، کس طرح سے ختم کیا جائے اور 18ویں ترمیم کو اصل حالت میں، اصل شکل میں بحال کیا جائے، تو 18ویں ترمیم تو ایک کنسنسس امینڈمنٹ تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اگر اس کو اسی طرح سے ایک کنسنسس کے ساتھ اس کو اگر آپ بحال کرتے ہیں اور ان ترامیم کو انڈو کرتے ہیں،
तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? सर आपने अभी तो कहा इसलिए कि मैं बड़े ये समझता सीनियर हूं, लोग मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की स्टेटमेंट क्या बता रही है कि वो भी एक तजर्बाकार खानदान से ताल्लुक रखते हैं, और क्या आपको जी लगता जी। है ये स्टेटमेंट देना मुनासिब था? नहीं, आपकी बात अपनी जगह पर ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि ये उन्हें ये बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गालिबन उन्होंने ये जो बात कही है कि वो एक ब्रूट मेजॉरिटी के साथ जो है वो ये फिर इसको मंजूर करवाने पर मजबूर होंगे। हम्म। ये एक उन्होंने अपने तहीं एक सूरत हाल की जो नजाकत है उसका एहसास दिलाने की भी कोशिश की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बतौर एक डेमोक्रेट के उन्हें इस किस्म की इस्तेलाह जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। तो ये मेरी जाती राय है। ठीक है। भारत ये उन्होंने एक पिक्चर जरूर पेश की है, एक तस्वीर खींची है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कि आप इस तरमीम के ऊपर आ जाएं। उन्होंने हालात की नजाकत का अंदाजा दिलाया है, एहसास दिलाया है कि ये जो एक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो तरमीम करना चाह रहे हैं, इस पर हम मैक्सिमम आपकी तजावीज जो है उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। और अब भी हमारे सामने जो एक ड्राफ्ट आया है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हमने देखी हैं कि जो पता ये चला कि ये मौलाना फजलुर रहमान की सिफारिशात थी, उनकी तजावीज हैं, या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पीटीआई की तजावीज थी जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो ये एक बहुत ही एक हेल्दी साइन है कि अगर अपोजिशन की चीजें नहीं की और बहुत सी ऐसी चीजें ड्रॉप की गई जो हुकूमत की तरफ से पहले ड्राफ्ट में दी गई थी, तो ये तो एक बहुत एक हेल्दी साइन है, अच्छी बात है। और इस पर भी अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए तो ये बिलाशुबा मैं कहूंगा कि एक बड़ी बैड लक होगी इस सिस्टम की। ठीक है सर, हाल ही में बैरिस्टर गौहर की भी एक स्टेटमेंट आई है, क्योंकि आज उनकी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात हुई। कहते हैं कि इमरान खान को कुछ भी नहीं पता, पिछले 2 हफ्तों से उन्हें किसी भी मौजूदा सूरत हाल से वो वाकिफ नहीं थे। 5 दिन से उनके सेल की बिजली बंद थी, 2 हफ्ते से एक्सरसाइज नहीं की, अखबारात भी बंद थे, टीवी भी बंद थे। क्या कहते हैं, क्या वाकई ये हकीकत है? कितनी सदाकत है आपके जराए क्या कहते हैं? देखिए, ये तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट है। सच्ची बात यह है कि मैं इसे कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि हुकूमत की तरफ से भी इसकी कोई तरदीद नहीं की गई। तो ये अभी हुकूमत ही इसके बारे में बता सकती है कि क्या वाकई उनके सेल की बिजली बंद थी। अगर उनके सेल की बिजली बंद थी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सेल की बिजली बंद थी, अडियाला जेल के अंदर बंद थी, तो ये तो एक बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक बात है। ठीक है। तो इस पर हुकूमत को मेरा ख्याल है कि वजाहत इसकी हुकूमत की तरफ से आनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। जी नाजरीन, हमारे साथ जावेद फारूकी साहब मौजूद थे जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं और मौजूदा हालात पर कड़ी नज़र रखते हैं। व्यूअर्स, आज के शो में हमने जो बातें डिस्कस की, आवाम क्या सोचती है, आवाम क्या राय रखती है, आवाम के ख्यालात क्या हैं, ये तो आवाम ही हमें अपनी राय से आगाह कर सकती है। लेकिन एक आम आदमी की आज़ादी, जमहूरी आज़ादी बेहद ज़रूरी है। हम सभी के मौजूदा हालात को बेहतर करने के लिए, हम सभी के मामूलात ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, मुल्क गिर एहतजाज है, उस एहतजाज का भी अब आवाम ने हिस्सा बनना उस तरह से, उस हद तक छोड़ दिया है, जो मुझे लगता है कि एक खुशाइंद बात है। तो आम आवाम को अपने मसाइल से, अपने मसाइल के हल के लिए किसके साथ खड़े होना है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या चेयरमैन पीटीआई मौजूदा आवाम के हक के लिए खड़े हैं या अपनी ही किसी जंग में मसरूफ हैं, या फिर कोई ऐसा सियासी लीडर है जिसके कंधे पर बंदूक रखी जा सकती है, जिसकी जानिब आवाम देख सकती है उम्मीद की नज़रों से। आज के प्रोग्राम से नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे सोशल टॉक में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।